कहानी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं। एक अस्पताल में 10 साल का बच्चा जिसका नाम माइकल मॉर्बियस है, वो अपने नए साथी दोस्त जिसका नाम ल्यूसियन है उसका स्वागत करता है, जिसे वो प्यार से माइलो नाम दे देता है। दोनों बच्चे एक जैसे हैं, दोनों को खून से जुड़ी गंभीर बीमारी है जिसमें उनके डीएनए का एक हिस्सा गायब है। इस वजह से दोनों ठीक से चल भी नहीं पाते और बैसाखियों का सहारा लेते हैं। उनकी देखभाल करने वाले डॉक्टर जिनका नाम एमिल निकोलस हैं, वो उनके लिए पिता जैसे हैं। वो ऐसे बच्चों की मदद करने वाली एक संस्था चलाते हैं जिन्हें कोई इलाज नहीं मिल पाता। डॉक्टर निकोलस को जल्दी ही समझ आ जाता है कि माइकल बेहद होनहार है, वो जटिल मशीनों को बड़ी आसानी से ठीक कर सकता है। इसलिए वो तय करते हैं कि माइकल को न्यूयॉर्क के एक मेडिकल स्कूल भेजा जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। वहीं माइलो अस्पताल में ही रह जाता है और डॉक्टर निकोलस उसकी देखभाल करते रहते हैं। दोनों को हर दिन 3 बार खून चढ़ाना पड़ता है ताकि वे जिंदा रह सकें। जाने से पहले माइकल अपने दोस्त माइलो से वादा करता है, एक दिन मैं हमारी इस बीमारी का इलाज जरूर ढूंढूंगा ताकि हम दोनों भी एक सामान्य जिंदगी जी सकें। ये वादा उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। 25 साल बाद माइकल मॉर्बियस अब एक मशहूर वैज्ञानिक बन चुका है। उसकी बनाई हुई कृत्रिम रक्त ने अब तक लाखों लोगों की जान बचाई है, यहाँ तक कि पेनिसिलिन से भी ज्यादा। लेकिन जब उसे इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने वाला होता है तो वो उसे ठुकरा देता है। मॉर्बियस कहता है, ये खोज असफल प्रयोग का नतीजा थी, इसलिए इसकी सराहना नहीं की जानी चाहिए। पछताए। उसकी साथी वैज्ञानिक मार्टिन बैनक्रॉफ्ट एड्रिया आर्जोना को धीरे धीरे पता चलता है कि मॉर्बियस गुप्त रूप से कोस्टा रिका से सैकड़ों वैम्पायर चमगादड़ों को पकड़ कर लाया है। इन चमगादड़ों की खासियत ये है कि वे खून पीते हैं। उनके खून में ऐसे तत्व होते हैं जो खून को जमने नहीं देते और वे अपने से 10 गुना बड़े जानवरों को भी गिरा सकते हैं। सरप्राइज। मॉर्बियस का मानना है कि अगर वो इन चमगादड़ों के डीएनए को अपने डीएनए में मिला ले तो उसके शरीर में भी वही शक्ति आ जाएगी जिससे उसका खून का रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो सबसे पहले ये प्रयोग चूहों पर करता है और जब चूहा जिंदा रहता है तो मॉर्बियस की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। शायद अब वो सच में इलाज के करीब पहुंच गया है। माइकल मॉर्बियस जब अपने गैर कानूनी प्रयोग की योजना के बारे में माइलो को बताता है तो माइलो उसे रोकता नहीं बल्कि उसकी मदद के लिए पैसे देता है। इन पैसों से मॉर्बियस एक निजी जहाज को वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित कर देता है ताकि वो समुद्र के बीचों बीच अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में बिना किसी कानून के डर के अपना प्रयोग कर सके। प्रयोग आखिरकार सफल हो जाता है। मॉर्बियस का शरीर बदलने लगता है। अपार। पर यह कोई साधारण इलाज नहीं था, ये उसे वैम्पायर बना देता है। उसके शरीर में अद्भुत शक्ति, तेज सुनने और देखने की क्षमता और भयानक रक्त पिपासा जाग उठती है। जहाज पर मौजूद भाड़े के सैनिक उसे देखकर डर जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन मॉर्बियस अब इंसान नहीं रहा, वो उन सब पर टूट पड़ता है और उनका सारा खून पी जाता है। भाभा। वहीं उसके साथ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट भी होती है। वो अपनी आंखों से मॉर्बियस का राक्षसी रूप में बदलना देखती है, उसका दर्द, उसकी तड़प और फिर खून के लिए पागलपन। मार्टिन को देखकर मॉर्बियस कुछ पल के लिए खुद पर काबू कर पाता है, लेकिन तभी सुरक्षा गार्डों के हमले में मार्टिन बेहोश हो जाती है। जब मॉर्बियस की रक्त पिपासा शांत होती है और होश लौटता है तो वो भयभीत होकर समझ जाता है कि उसने क्या कर दिया। वो तुरंत जहाज के सभी सीसीटीवी फुटेज मिटा देता है ताकि कोई सच्चाई तक न पहुंच सके। फिर वो 2 बची हुई सीरम की शीशियां लेकर अधिकारियों को सूचना देता है और समुद्र में छलांग लगा देता है, ये सोचकर कि शायद वो अब किसी का नहीं रहा। न्यूयॉर्क लौटने के बाद माइकल मॉर्बियस महसूस करता है कि अब वो साधारण इंसान नहीं रहा, उसके अंदर अब अलौकिक ताकतें हैं। वो बेहद तेज दौड़ सकता है, उसके रिफ्लेक्स बिजली की तरह काम करते हैं और वो एको-लोकेशन, ध्वनि की गूंज से दिशा पहचानने की शक्ति भी हासिल कर लेता है, ठीक एक चमगादड़ की तरह। वो ये देखकर चौंक जाता है कि अब वैम्पायर चमगादड़ भी उसे अपना साथी मानने लगे हैं। वे उस पर हमला नहीं करते बल्कि उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती है खून की प्यास। वो असली खून पीने से खुद को रोकने की कोशिश करता है और आर्टिफिशियल ब्लड पीकर जिंदा रहता है। शुरुआत में ये उसे 6 घंटे तक स्थिर रखता है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर कम होने लगता है। हर बार समय घटता जाता है और वो जानता है कि अगर उसने खून नहीं पिया तो मर जाएगा।
इसी बीच FBI एजेंट साइमन स्ट्राउड और अल रॉड्रिगेज जहाज पर हुई हत्याओं की जांच शुरू करते हैं। जब वे मॉर्बियस के अतीत और उसकी बीमारी के बारे में जानते हैं और ये देखते हैं कि अब वो अचानक तंदुरुस्त और शक्तिशाली हो गया है, तो उन्हें शक होता है कि मॉर्बियस ही उन हत्याओं के पीछे है। दूसरी ओर माइलो को पता चलता है कि मॉर्बियस ने खुद को ठीक कर लिया है। वो खुशी से नहीं बल्कि गुस्से से भर जाता है, क्योंकि जब वो मॉर्बियस से भी उसे ठीक करने की विनती करता है तो मॉर्बियस मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये कोई इलाज नहीं बल्कि एक अभिशाप है। लेकिन माइलो जिद पर अड़ जाता है। उसे सब पता है कि इस इलाज का राज वैम्पायर DNA और खून की प्यास में छिपा है, और उसने मॉर्बियस का वो रूप अपनी आंखों से देखा है। फिर भी वो कहता है, चाहे जो भी कीमत हो, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, जिंदा और आजाद। अस्पताल में मार्टिन बैनक्रॉफ्ट को देखने पहुंचे मॉर्बियस को वहां एक भयानक नजारा दिखता है। एक नर्स की लाश जिसका सारा खून किसी ने पी लिया होता है। मॉर्बियस डर जाता है। उसे लगता है कि उससे ही ये सब हुआ है। शायद उसकी खून की प्यास ने किसी की जान ले ली। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी FBI एजेंट स्ट्राउड और उसकी टीम उसे घेर लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। जेल में बैठे मॉर्बियस जानता है कि अब आर्टिफिशियल ब्लड उसके लिए ज्यादा दिनों तक काम नहीं करेगा। कुछ ही दिनों में उसका शरीर इसे स्वीकार करना बंद कर देगा। तभी उससे मिलने आता है उसका पुराना दोस्त और भाई माइलो। वो कहता है, मैं अपने पैसों से तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। लेकिन बातों ही बातों में मॉर्बियस को एहसास होता है कि माइलो ने वही सीरम चुराकर खुद को भी बदल लिया है और उसी ने नर्स की हत्या की थी। मॉर्बियस गुस्से में जेल से भाग निकलता है ताकि माइलो का सामना कर सके। माइलो उससे मिलने पर कभी पछतावा नहीं जताता, बल्कि गर्व से कहता है कि उसने आखिरकार खुद को आजाद कर लिया है, और मॉर्बियस से कहता है, भाई तुम क्यों डर रहे हो? ये बीमारी नहीं, ताकत है, इसे अपनाओ। लेकिन मॉर्बियस अपने भाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो उससे दूर भाग जाता है और भागते हुए उसे एहसास होता है कि अब वो सिर्फ तेज नहीं दौड़ सकता बल्कि वो उड़ भी सकता है। उसके भीतर का इंसान और राक्षस, अब दोनों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो चुका है। माइलो अब पूरी तरह अंधकार में डूब चुका है। उसे पता है कि मॉर्बियस जरूर मार्टिन बैनक्रॉफ्ट से मिलने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उस पर नजर रखने लगता है। लेकिन मार्टिन ये महसूस कर लेती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बड़ी चतुराई से माइलो और जासूसों दोनों को चकमा देकर मॉर्बियस से मिलने पहुंच जाती है। मॉर्बियस अब बेहद कमजोर हालत में है। अब एक बार आर्टिफिशियल ब्लड पीने से वो सिर्फ 4 घंटे 22 मिनट तक ही खुद को संभाल पाता है। हर बीतते घंटे के साथ उसकी मानवता फिसलती जा रही है और रक्त पिपासा उसे खा रही है। मॉर्बियस मार्टिन को सब कुछ बताता है कि माइलो अब एक खतरनाक वैम्पायर बन चुका है और निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। वो उसे रोकने के लिए एक नया लैब बनाता है और वहां एक ऐसी एंटीबॉडी तैयार करने की योजना बनाता है जो वैम्पायरिज्म को खत्म कर सके। लेकिन ये एंटीबॉडी न सिर्फ माइलो को मारेगी, बल्कि अगर मॉर्बियस इसे खुद पर इस्तेमाल करेगा तो वो भी मर जाएगा। मॉर्बियस का निर्णय साफ है, अगर मैं अपनी प्यास पर काबू नहीं रख सकता तो मुझे भी जीने का हक नहीं। इन्हीं पलों में मार्टिन और मॉर्बियस के बीच प्यार पनपता है। दोनों जानते हैं कि उनका साथ शायद ज्यादा लंबा नहीं होगा, फिर भी वे एक दूसरे की आंखों में सुकून और अपनापन ढूंढ लेते हैं। FBI एजेंट स्ट्राउड और रॉड्रिगेज को आखिरकार एक वीडियो मिलता है जिसमें माइलो का हमला साफ दिखाई देता है। डर, लेकिन वे ये नहीं जानते कि ये माइलो है। उन्हें लगता है कि मॉर्बियस की बीमारी अब फैलने लगी है और अब कई लोग वैम्पायर बन रहे हैं। वो ये वीडियो मीडिया में जारी कर देते हैं, जिससे पूरा शहर डर और अफरा तफरी में आ जाता है। टीवी पर यह सब देखकर डॉक्टर निकोलस तुरंत पहचान लेते हैं कि ये काम माइलो का है। वो अपने पुराने शिष्य को रोकने की कोशिश करते हैं। माइलो, ये रास्ता गलत है, तुम अभी भी लौट सकते हो। लेकिन माइलो के अंदर का राक्षस अब किसी की नहीं सुनता। वो गुस्से से कहता है कि डॉक्टर निकोलस हमेशा मॉर्बियस को ही ज्यादा प्यार करते थे और ईर्ष्या में भरकर वो उन्हें घायल कर देता है। फिर मजबूर करता है कि वो मॉर्बियस को फोन करे ताकि वो वहां आ जाए। मॉर्बियस पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर निकोलस उसकी बाहों में दम तोड़ देते हैं। उसी दौरान माइलो मार्टिन बैनक्रॉफ्ट पर भी हमला करता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है।
मॉर्बियस दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है। मार्टिन उसकी बाहों में है, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। वो आखिरी बार मुस्कुराती है और मॉर्बियस को चूम लेती है। इससे पहले कि उसकी सांसें थमें, वो उसका थोड़ा सा खून पी लेती है, जैसे उसे कोई रहस्यमयी ताकत सौंप रही हो। मार्टिन की मौत से टूट चुका मॉर्बियस अपने अंदर की भूख पर काबू खो देता है, क्योंकि अब कृत्रिम रक्त का असर पूरी तरह खत्म हो चुका होता है और उसका शरीर सिर्फ असली मानव रक्त चाहता है। वो मजबूर होकर मार्टिन का खून पीता है और उसी पल उसकी आंखों में इंसान की आखिरी चमक बुझ जाती है। मॉर्बियस अब पूरी तरह टूट चुका है। अपने गुरु और अपने प्यार मार्टिन दोनों को खो देने के बाद वो आखिरकार अपने भाई जैसे दुश्मन माइलो का सामना करने निकल पड़ता है। रात के अंधेरे में दोनों आमने सामने आते हैं, दो वैम्पायर, दो रक्त पिपासु राक्षस जिन्होंने इंसानियत के रास्ते से बहुत दूर सफर तय कर लिया है। माइलो पागलपन से हंसता है, देखो भाई, अब हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन मॉर्बियस शांत स्वर में कहता है, नहीं माइलो, हम कभी एक जैसे नहीं थे। युद्ध शुरू होता है, तेजी, शक्ति और उड़ान से भरी एक भयावह लड़ाई। मॉर्बियस अपने भीतर की ताकत को पुकारता है और पहली बार वो अपने चारों ओर हजारों चमगादड़ों की सेना बुलाता है। वो चमगादड़ माइलो को जकड़ लेते हैं, उसे रोक देते हैं और उस पल मॉर्बियस एंटीबॉडी का इंजेक्शन उसके सीने में चुभ हो देता है। माइलो की आंखों से क्रोध गायब हो जाता है। वो धीरे से मुस्कुराता है, कम से कम अब मैं आजाद हूं। और फिर शांतिपूर्वक अपनी आखिरी सांस लेता है। मॉर्बियस उसे जाते हुए देखता है। उसके चारों ओर चमगादड़ों का झुंड उड़ने लगता है और वो खुद भी आसमान में उड़ जाता है, अपने प्यार और भाई दोनों के खो जाने का दर्द लिए हुए। वो अब समझ चुका है कि वो इंसान नहीं रहा, वो अब राक्षस भी नहीं है। वो मॉर्बियस एक जीवित वैम्पायर है और अब वो कानून और दुनिया दोनों से भागते हुए अपने नए अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहीं दूर एक अंधेरे कमरे में मार्टिन बैनक्रॉफ्ट की आंखें अचानक खुलती हैं और उनमें अब लाल चमक है। वो जिंदा है, क्योंकि जब मॉर्बियस ने उसका खून पिया था तब उसने भी उसका एक कतरा अपने अंदर ले लिया था। अब वो भी वैम्पायर बन चुकी है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।